नमस्कार, नेशनल खबर पर आपका स्वागत है और मैं प्रज्ञा झा। आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि आखिर किडनी कौन से लेवल पर जाकर फेल हो जाती है, यानी कि किडनी काम करना बंद कर देती है। कई बार ऐसा आपने सुना होगा, किसी भी एक्सपर्ट के पास, किसी भी डॉक्टर के पास आप गए होंगे तो उन्होंने अगर आपकी किडनी फेल होने के लेवल पर आ गई है तो डायलिसिस या फिर ये कहा होगा कि ट्रांसप्लांट कर लीजिए। लेकिन आज के इस खास एपिसोड में, इस खास साक्षात्कार में हम आपको ये भी जानकारी देंगे कि डायलिसिस या ट्रांसप्लांट कैसे रोकी जा सकती है। और इसमें माहिर कर्मा आयुर्वेदा में अभी हम मौजूद हैं और मेरे साथ अभी मौजूद हैं डॉक्टर पुनीत सर। आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक ही है कि आखिर जो किडनी होती है उसका लास्ट स्टेज क्या होता है, उसके बाद वो फेल हो जाती है। इसके बारे में सबसे पहले जानकारी दीजिए। किडनी फेलियर की 5 स्टेजेस बताई गई हैं जो GFR के अनुसार निर्धारित हैं। स्टेज 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये सारे GFR के अनुसार बताई गई हैं। जैसे जैसे GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट किडनी का कम होता चला जाता है, स्टेजेस बढ़ती चली जाती है। लास्ट स्टेज 5th स्टेज को बताया गया, जिसको एंड स्टेज रेनल डिजीज भी कहा जाता है, ESRD भी कहा जाता है, यानी कि स्टेज लास्ट है। अब आपका डायलिसिस शुरू होने वाला है। जनरली डायलिसिस का जो प्रोटोकॉल बताया गया वो लास्ट स्टेज में बताया गया है और 25 ml से जब किडनी कम छान रही होती है तब डायलिसिस शुरू होता है। यानी कि 1 मिनट में 25 ml से अगर कम किडनी फिल्टर कर रही है तो डायलिसिस की स्टेज आ जाती है। लेकिन हमने जो प्रैक्टिकल अपने यहाँ पे प्रैक्टिस में देखा है, यानी कि 15 ml से अगर भी कम किडनी छान रही है तब भी बगैर डायलिसिस के मेडिसिन के साथ हम चल सकते हैं। और धीरे धीरे अगर डायलिसिस भी चल रहा है तो डायलिसिस को रिड्यूस किया जाना संभव है। लास्ट स्टेजेस में क्या है कि आप 5वीं सीढ़ी पे खड़े हैं। जब हमारे पास पेशेंट आता है तो लास्ट स्टेज पे ही आता है जनरली, और पेशेंट को लगता है कि अब ये जो है मेरी लास्ट स्टेज हो गई है। उससे पहले क्योंकि एलोपैथी में वो जाता है तब उसका क्रेटिनाइन बहुत कम होता है, 1 या 2 होता है, तब वो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाता है और वो देखता है जी मेरा तो क्रेटिनाइन 1-2 है। तब उसे कहा जाता है कि आप मेडिसिन लेते रहिए, आपका क्रेटिनाइन मेंटेन रहेगा, बढ़ेगा नहीं, इस तरह की चीज़ें कही जाती हैं। देखा जाता है 1-2 साल बाद वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। फिर वो डायलिसिस की स्टेज आ जाती है और कहा जाता है कि अब तो क्रेटिनाइन बढ़ गया, आप डायलिसिस करा लीजिए। उसके बाद डायलिसिस सप्ताह में 3 बार, सप्ताह में 2 बार कराया जाता है। फिर पेशेंट को कहा जाता है कि अब डायलिसिस जो है वो बहुत लंबे समय तक नहीं हो सकता, अब आप ट्रांसप्लांट की तैयारी कर लीजिए। पेशेंट 25 लाख का अरेंजमेंट करता है, डोनर का अरेंजमेंट करता है, गवर्नमेंट की फैसिलिटी, गवर्नमेंट की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करता है, क्योंकि ऑर्गन का एक्सचेंज होना है यहाँ पे। तो गवर्नमेंट की सब चीज़ें करने के बाद जब ट्रांसप्लांट उसका हो जाता है, कई बार ऐसा होता है कि ट्रांसप्लांट हुआ और पेशेंट OT से बाहर नहीं आया, उसकी किडनी जो है काम नहीं कर रही होती, फेल हो जाती है। तो वो किडनी फेलियर नहीं होती, वो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन होती है कि किडनी हमने इम्प्लांट करी, डॉक्टर्स ने इम्प्लांट करी, उसके बाद वो चली नहीं। एवरेज एज जो बताई गई है 5 साल तक बताई गई है ट्रांसप्लांट की। उसके बाद जनरली क्या होता है, कहा जाता है कि अब आपका क्रेटिनाइन 1-2 था, फिर आपने डायलिसिस करा लिया, फिर आपने ट्रांसप्लांट करा लिया, अब ट्रांसप्लांट भी फेल हो गया, अब क्या कराएंगे जी? तो फिर दोबारा डॉक्टर्स कहते हैं अब आप डायलिसिस कराइए दोबारा जाके। यानी कि आप क्रेटिनाइन 1-2 से लेकर शुरू हुए, फिर डायलिसिस कराया, फिर ट्रांसप्लांट कराया, फिर आप दोबारा डायलिसिस करा रहे हैं। विशेष सर्कल हो गया, गोल 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 घूम रहे हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में शरीर को बहुत ज़्यादा अधिक हानि होती है, क्योंकि वो सारी चीज़ें शरीर ही झेलता है। जो सब चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो डायलिसिस हो, चाहे ट्रांसप्लांट हो, चाहे दवाइयाँ हो, तो वो सारी चीज़ें जब शरीर झेलता है, जब उसका डायलिसिस हुआ या ट्रांसप्लांट हुआ तो वो दोबारा से वहीं पे आके खड़े हो जाते हैं कि डायलिसिस ही अब आपने कराना है। जब हमारे यहाँ पे पेशेंट आता है तो हम पहले उसका DTPA स्कैन कराते हैं, उसका क्रेटिनाइन देखते हैं, बिफोर में कितना है, आफ्टर में कितना है, बाद में कितना आया, पहले कितना था, बाद में कितना आया। देखिए ट्रांसप्लांट आपको कराना है तो वो आप आज भी करा सकते हैं, कल भी करा सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आज ही वो पॉसिबल है। 3 महीने का समय अगर आपके पास है, अगर आप दे सकते हैं तो बिफोर एंड आफ्टर में हम चेक करेंगे किस प्रकार से चेंजेस आ रहे हैं और आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे नज़र आएंगे अगर आप सब चीज़ें लग के फॉलो करेंगे, अनुशासन से, नियम से सब चीज़ों का पालन किया जाएगा। डायलिसिस जो है वो एक मेंटेनेंस का प्रोसेस होता है। किडनी खराब हुई, किडनी काम नहीं कर रही है, अब एक मशीन की ज़रूरत है, बाहरी मशीन एक लाई जाती है और उससे डायलिसिस का नाम दिया जाता है। लेकिन डायलिसिस की मशीन उतनी इंटेलिजेंट नहीं होती, उतनी समझदार नहीं होती, वो साथ साथ वेस्ट को भी बाहर कर देती है प्रोटीन के जी। तो यदि अगर आपकी अपनी किडनी काम करने लग जाए तो ना आपको डायलिसिस की आवश्यकता पड़ेगी, ना ही बाहर की किडनी यानी कि ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ेगी। और 3 महीने के समय में आपके सामने बिफोर आफ्टर आ जाएगा, पहले ये था और अब ये है। किस प्रकार से आपकी किडनी में चेंजेस आ रहे हैं, GFR बढ़ रहे हैं, वो आप
अपने सामने देख सकते हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल। आप लगातार डायलिसिस का जिक्र कर रहे हैं। आपने कहा कि ट्रांसप्लांट कराने के बाद फिर डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि आप डायलिसिस करा लीजिए। क्या डायलिसिस हमेशा के लिए बंद हो सकती है? आपकी तरफ से क्या जवाब होगा इसको? देखिए, डायलिसिस जो है ना वो सिर्फ मेंटेनेंस कर रही है, बॉडी की मेंटेनेंस हो रही है डायलिसिस में, और कुछ नहीं हो रहा। डायलिसिस कोई इलाज नहीं है, डायलिसिस कोई ट्रीटमेंट की श्रेणी में नहीं आ रहा। आपकी किडनी जो है, जो किडनी काम कर रही थी वो अब एक मशीन काम कर रही है जिसका नाम दे दिया डायलिसिस, लेकिन वो दोनों बराबर नहीं है। डायलिसिस की मशीन प्रोटीन को भी बाहर कर रही है वेस्ट के साथ साथ, शरीर में कमजोरी आ रही है, 10 प्रकार की और समस्याएं हो रही है, पेनफुल होता है, वो अलग। तो डायलिसिस और मेंटेनेंस तो कर ली डायलिसिस के द्वारा, लेकिन जब एंड स्टेज पे आ जाता है, जब डायलिसिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा अधिक हो जाता है, 3 बार हो जाता है, तब पेशेंट जनरली हमारे पास आते हैं कि अब तो हमने सब जगह पे देख लिया, अब चलो जी हम आयुर्वेद में चलते हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट ये भी है कि अगर आप समय रहते आएंगे तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट संभव है, और अगर आप 5th स्टेज पे आएंगे तो 5वीं सीढ़ी से नीचे आने में समय ज़्यादा लगेगा, 5वीं फ्लोर से 4थी फ्लोर से नीचे आने में समय कम लगेगा, 3री फ्लोर से नीचे आने में समय उससे कम लगेगा, 2री में उससे कम, पहली में उससे कम। आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आया है? 5वीं स्टेज यानी कि 5वीं स्टेज पे, 5th स्टेज पे अगर कोई पेशेंट है वहां से भी रिकवरी होती है। समय ज़्यादा लगता है, तीसरी स्टेज पे समय कम लगेगा। 5वीं स्टेज पे पेशेंट्स बहुत सारे आए हैं हमारे पास, और जनरली इसी स्टेज पे पेशेंट आते हैं हमारे पास जनरली, क्योंकि पता भी लेट चलता है कई बार, और कई बार उनको पहला फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उनको नजर आता है जब उनको कहा जाता है कि एलोपैथी में चले जाओ। वहाँ पे एलोपैथिक डॉक्टर जनरली कहते हैं कि आप आयुर्वेद में मत जाओ, तो पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है क्या करें क्या ना करें। तो बहुत से पेशेंट हिम्मत करके आते हैं और वो देखते हैं किस प्रकार से उनको ट्रीटमेंट मिल रहा है, किस प्रकार से उनका इलाज हो रहा है। जी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर शुरुआती दौर में ट्रांसप्लांट का भी जिक्र किया गया था। ट्रांसप्लांट रोकने के आपके पास कितने रिपोर्ट हैं कि आपने ट्रांसप्लांट बंद करा दिया हो किसी इंसान का, कि अगर किसी इंसान को ये सजेस्ट किया गया हो कि आप ट्रांसप्लांट कर लीजिए, वो चीज़ बंद हो गई? ट्रांसप्लांट जनरली जो पेशेंट आते हैं ना, जिनका क्रेटिनिन 6-7 हो जाता है, उनको डॉक्टर सीधा 2 चीज़ें बोलते हैं कि या तो आप डायलिसिस करा लो या आप ट्रांसप्लांट करा लो। चलो, जब तक आप ट्रांसप्लांट का अरेंजमेंट कर रहे हो आप डायलिसिस करा लो। अब ट्रांसप्लांट कराने की हर कोई कैपेबल नहीं होता, और कैपेबल होता भी है तो बहुत ज़्यादा उसमें रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होती चीज़ें। रिजल्ट उस हिसाब से, जिस हिसाब से एक्सपेक्ट किए जाते हैं वैसे नहीं आते। यानी कि ये पेशेंट है, किडनी खराब हुई, हॉस्पिटल गया ठीक होने के लिए, लेकिन वो वहाँ का परमानेंट पेशेंट हो गया, वो रेगुलर जा रहा है, 2 बार डायलिसिस हो रहा है, 3 बार डायलिसिस हो रहा है, ट्रांसप्लांट हो रहा है, तरह तरह के ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं, तरह तरह के टेस्ट हो रहे हैं। तो ट्रांसप्लांट 5th स्टेज पे आके सभी पेशेंट्स को कहा जाता है कि आपको ट्रांसप्लांट आने वाले समय में कराना पड़ेगा। तो ऐसे तो बहुत से पेशेंट हैं जिनको ट्रांसप्लांट एडवाइस कर दिया गया था, जिनको डायलिसिस एडवाइस कर दिया गया था। सारे के सारे पेशेंट्स हमारी यूट्यूब की वीडियो पर उपलब्ध है। रिपोर्ट्स कुछ आपके पास ऐसे होंगे जो हम व्यूअर्स को दिखा सकें एज अ प्रूफ, चाहे ट्रांसप्लांट के हों, चाहे डायलिसिस के हों, चाहे क्रेटिनिन के हों, कोई रिपोर्ट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल हैं, इसमें से रिपोर्ट्स मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये अभी कुछ एक रिपोर्ट्स है मेरे पास, मैं वो सबसे शेयर करना चाहूँगा किस प्रकार से पेशेंट्स को फ़ायदा होता है और होता चला आ रहा है। ये पेशेंट है, ये इनका नाम है महेश कुमार, और इनका क्रेटिनिन 9.14 था, और ये 28/5/2023 की रिपोर्ट है। 9.14 क्रेटिनिन था, यूरिया 207 था। ये आप प्रज्ञा एक बार पकड़ेंगे इसको। साथ ही साथ इनका दोबारा टेस्ट कराया गया महेश कुमार जी का 4 जून को 2023 को, और 3.4 हो गया घट के क्रेटिनिन, और यूरिया हो गया 82। तो इसके अंदर कितना है प्रज्ञा एक बार पढ़ के बताएंगे? 9.14, एंड इसके अंदर आ गया हमारा 3 के आसपास क्रेटिनिन आ चुका है। पेशेंट का नाम है महेश कुमार। यूरिया 202 है, इसके अंदर जो यूरिया भी काफ़ी कम हो चुका है, इनका 82 यूरिया हो चुका है। यानी कि बगैर डायलिसिस के, जनरली ऐसा डायलिसिस में होता है कि डायलिसिस कराया और 10 क्रेटिनिन था और उसके बाद 4, 5, 6 हो गया, लेकिन ये परमानेंटली विदाउट डायलिसिस हो गया। जब 9 था क्रेटिनिन और घट के जो हो गया ये आपका 3 की रेंज में आ गया, विदाउट डायलिसिस हो गया। काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट्स नजर आई। इसे सैकड़ों हज़ारों की संख्या में रिपोर्ट्स हैं। कुछ रिपोर्ट्स और दिखाना चाहूँगा जी। ये जैसे एक पेशेंट है, और ये हमारी आर्मी हॉस्पिटल है, RNR, विच इज़ अ सुपर स्पेशलिटी सेंटर। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये पेशेंट हमारे पास आए थे। इनका नाम है अशोक, मीना देवी पेशेंट का नाम है, और ये अशोक कुमार जी की रेफरेंस है जो ECHS आर्मी के हॉस्पिटल में है। 7.59 इनका क्रेटिनिन लेवल है, और
इनका जो यूरिया है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है, वो 48 की रेंज में है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और यूरिया में फ़र्क होता है, तो ये 48 है। उसके बाद इन्होंने फिर दोबारा से टेस्ट कराया है और इनका क्रेटिनिन घट के हो गया 5.63 है। दोबारा इन्होंने RNR से कराया है, बहुत बड़ा सुपर स्पेशलिटी आर्मी का हॉस्पिटल है जी। और उसके बाद इनका जो क्रेटिनिन हो गया वो 5.6 हो गया और यूरिया जो हो गया, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो हो गया वो 32 हो गया घट के। अब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आर्मी के पेशेंट्स को भी बेनिफिट हो रहा है और हो रहा है। ये रिपोर्ट आर्मी की लैब से कराई गई है, यहाँ पे मेरे भी नहीं चलती है, यहाँ पे किसी भी बाहर की डॉक्टर की नहीं चलती है। ये आर्मी के जो काम करते हैं उन्होंने अपने वहाँ से ये लैब से रिपोर्ट कराई है जिसके अंदर क्रेटिनिन कम हो गया। और आप देख सकते हैं इस प्रकार से बहुत सारे अन्य हमारे पास रिपोर्ट है। उपेंद्र बहादुर जी की रिपोर्ट है जिसके अंदर 1.84 था क्रेटिनिन, यानी कि लगभग 40% तक किडनी काम नहीं कर रही थी इस रिपोर्ट के अंदर। नॉर्मल हो गया, 1.1 हो गया, नॉर्मल हो गया। किडनी का फंक्शन 40% तक रिकवर कर गया, 1.84 से 1.1 हो गया। सारी ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स है हमारे पास जिनका क्रेटिनिन पहले बढ़ा हुआ था, यूरिया बढ़ा हुआ था, सोडियम पोटेशियम फास्फोरस कैल्शियम सब डिस्टर्ब थे, हीमोग्लोबिन कम हो गया था और उन सभी चीज़ों में बहुत अच्छे चेंजेस और रिजल्ट्स बहुत सारे केसेस में नज़र आए हैं। बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। अच्छा, बस आखिरी सवाल मेरा आपसे होगा डॉक्टर पुनीत कि कौन से स्टेज पर ऐसा मतलब कोई ऐसा पेशेंट आपके पास आया है जहां पर आप भी उस पेशेंट को ट्रीट नहीं कर पाए? कितने % के ऐसे लोग हैं? जी, ऐसे काफ़ी सारे पेशेंट्स होते हैं जो हमारे पास आते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास अभी इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। बहुत से पेशेंट्स हैं ऐसे। जनरली ऐसे पेशेंट को 2-3 तरह की कैटेगरीज में क्लासीफाई कर देता हूँ ताकि लोगों को समझना आसान हो जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जनरली जिनका ट्रांसप्लांट हो गया होता है जी। उनकी इम्यूनोसप्रेसेंट चलने के कारण इम्यूनिटी काफ़ी कम हो जाती है। उन मरीज़ों में हमारी मेडिसिन कारगर नहीं हो पाती, आयुर्वेद की मेडिसिन कारगर नहीं हो पाती। दूसरी, जो बहुत ज़्यादा अधिक एलोपैथी में स्टेरॉइड का सेवन करके आए होते हैं या बहुत तेज़ दवाइयों का सेवन करके आए होते हैं, बहुत लंबे समय से होते हैं क्रोनिक, इस प्रकार के मरीज़ों में भी ट्रीटमेंट की संभावना कम होती चली जाती है। अच्छा, तो इस तरीके के मतलब कुछ % ऐसे हैं आपके पास? जी बिल्कुल हैं ऐसे परसेंटेज, और हम जनरली 100 में से 80% पेशेंट को ही कहते हैं कि हम आपका ट्रीटमेंट करेंगे। 20% पेशेंट को तो हम ही मना कर देते हैं कि अभी हम आपकी सहायता इस केस में नहीं कर सकते, आपको ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ गई, ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई तो अभी ये हमारी कैटेगरी में नहीं आ रहा है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर पुनीत, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। किडनी का वो लास्ट स्टेज जहाँ पर आपको सिर्फ ये कहा जाता है कि ट्रांसप्लांट कराओ या फिर डायलिसिस पे जाओ, वहाँ पेशेंट के पास कोई और अन्य चारा नहीं होता उसके पास जाने के लिए, यानी कि डायलिसिस या फिर ट्रांसप्लांट कराने के अलावा। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर रिपोर्ट्स भी देखे गए हैं, जिस तरीके की बातें, ये पूरा जो साक्षात्कार है, चर्चा हुई है, इससे ये महसूस होता है कि यहाँ पे जो पेशेंट चिंतित आते हैं उनकी चिंता ख़त्म हो सकती है। और नेशनल खबर की आप सभी से यही अपील होगी कि अगर आप ठीक होना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि डायग्नोस हो आपकी प्रॉब्लम जो भी है, तो एक बार आप कर्मा आयुर्वेदा को उपयोग कर सकते हैं या फिर यहाँ पर आकर अपनी चिंता बता सकते हैं। ऐसे ही और खबरों के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।